जरा एक ऐसे छात्र की कल्पना कीजिए जिसे पूरी क्लास के सामने उसके ही प्रोफेसर ने नालायक कह दिया हो। बाप रे, ये तो मतलब किसी भी छात्र के लिए बहुत अपमानजनक होगा। बिल्कुल, उसे सबके सामने ये बता दिया गया कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी छात्र की बात करेंगे। हाँ, जो अब बिना किसी डिग्री के अपनी खुद की एक सफल डिजाइन एजेंसी चला रहा है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। सही कहा। तो हमारी आज की ये गहन चर्चा कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के एक कुम्हार परिवार से आने वाले अर्जुन नाम के एक युवा की बेहद शक्तिशाली और जमीनी कहानी है, जिसे स्रोत सामग्री में मिट्टी का दीपक नाम दिया गया है ना? हाँ, एकदम सही। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य, मतलब इस चर्चा का लक्ष्य, यही समझना है कि जब कोई छात्र अपनी पढ़ाई या करियर में बुरी तरह असफल होता है, तो वो विफलता जीवन का अंत कैसे नहीं होती। ये बहुत जरूरी विषय है। हम इस कहानी के जरिए असफलता से आत्मविश्वास तक के उस पूरे मनोवैज्ञानिक सफर को डिकोड करेंगे। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुझे ये कहानी व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब अक्सर हमारे समाज में शिक्षा और सफलता को लेकर ना एक बहुत ही संकीर्ण एक आयामी नजरिया होता है। हाँ, एक सीधा सा रास्ता। बिल्कुल, बस एक मार्कशीट को किसी के पूरे भविष्य की भविष्यवाणी मान लिया जाता है। अर्जुन की कहानी इस धारणा को बहुत गहराई से चुनौती देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी की क्षमता को किस पैमाने पर माप रहे हैं। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। देखो, अर्जुन की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है यहाँ। वो राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव से आता है। उसके पिता रामलाल जी एक कुम्हार हैं जो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कहानी बताती है कि रामलाल जी ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, मतलब अपनी सारी जमा पूंजी, इस उम्मीद में लगा दी कि अर्जुन शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सके। बिल्कुल, उनका सपना था कि उनका बेटा वो बने जो वे खुद कभी नहीं बन पाए। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे देश के लाखों घरों की कहानी है। एकदम सही बात है। एक पीढ़ी अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे अधूरे सपने और अपने सीमित संसाधन दूसरी पीढ़ी पर उड़ेल देती है। यहाँ जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू उभर कर आता है ना, वो है उम्मीदों का बोझ। मतलब इसे केवल एक आर्थिक निवेश के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ पैसों की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत एक ही दांव पर लगाता है, तो वो अनजाने में ही बच्चे के कंधों पर एक बहुत बड़ा भावनात्मक पहाड़ रख देता है। भावनात्मक पहाड़ सही शब्द है। अर्जुन सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो अपने परिवार के अस्तित्व, उनके सामाजिक उत्थान और उनके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी भी ढो रहा था। बाप रे, ये तो बहुत भारी बोझ है। हाँ, और जब एक छात्र इस तरह के भारी दबाव के साथ कॉलेज जाता है ना, तो उसके लिए पढ़ाई केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वो एक जीवन और मरण का प्रश्न बन जाती है। और यही वो बोझ है जो इंसान को तब कुचलने लगता है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। स्रोत सामग्री से पता चलता है कि अर्जुन के लिए पहले साल तो चीजें किसी तरह ठीक रहीं। हाँ, लेकिन फिर दूसरे साल में उसे बैक आ गई, बैकलॉग, और तीसरे साल तक आते आते वो विषयों में फेल होने लगा। जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना करते हैं। वो बहुत भयानक दौर रहा होगा, है ना? एक तरफ उसके सारे सहपाठी, उसके दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लेसमेंट की तैयारियां कर रहे हैं, और वो पीछे छूटता जा रहा है। हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठकर वो खुद से सवाल कर रहा है कि क्या मैं पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ? ये जो अपराध बोध है ना, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मनोविज्ञान में इसे अलगाव की भावना कहते हैं, और ये बहुत गहरी होती है। जब कोई छात्र अकादमिक रूप से पिछड़ता है, तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो है उसका खुद पर से विश्वास। इसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम के एक भयानक रूप की तरह देख सकते हैं। अच्छा, इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब खुद को एक धोखेबाज समझना। हाँ, आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया एक सही लय में चल रही है और सिर्फ आप ही हैं जो बेसुरे हो गए हैं। अर्जुन का वो अपराध बोध पूरी तरह से स्वाभाविक था। बिल्कुल, वो तो हर चीज को अपने पिता के संघर्ष से तौल रहा था। एकदम सही। वो अपने हर विफलता को अपने पिता के उस पसीने और बलिदान के साथ जोड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसका एक विषय में फेल होना उसके पिता के जीवन भर के संघर्ष का अपमान है। और हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब मतलब वो सिस्टम जिसे आपको सहारा देना चाहिए वही आपको और नीचे धकेलता है। कहानी में उस एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जिक्र है। हाँ, वो प्रोफेसर वाली घटना। हाँ, एक दिन एक प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने अर्जुन का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा,
अर्जुन, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई और काम ढूंढो। और इसके बाद पूरी क्लास हंसने लगी। ये सुनकर ही दिल बैठ जाता है। सच में मैं सोचता हूं कि किसी और के सपने को जीना ऐसे है जैसे किसी और के नाप के जूते पहनकर मैराथन दौड़ना। बहुत उम्दा उपमा है ये, है ना? चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अंत में आपको सिर्फ छाले ही मिलेंगे और आप दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है आपसे। जी पूछिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अर्जुन 1 या 2 विषय में फेल हुआ तो उसने इसे केवल एक खराब फिट या बैड फिट के रूप में क्यों नहीं देखा? हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या है कि छात्र एक विषय की विफलता को अपने पूरे अस्तित्व की विफलता, एक व्यक्तिगत दोष मान लेते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इसका जवाब अथॉरिटी बायस में छिपा है। मतलब सत्ता या अधिकार के प्रति हमारा झुकाव। अथॉरिटी बायस, थोड़ा और समझाएंगे इसे? देखिए, हमारा दिमाग विकासवादी रूप से उन लोगों की बात मानने और उन पर विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो अथॉरिटी या सत्ता में होते हैं। एक क्लासरूम के माहौल में प्रोफेसर वो अथॉरिटी फिगर होता है। हाँ, वो तो है। प्रोफेसर की बात तो पत्थर की लकीर मानी जाती है। बिल्कुल। तो जब वो प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने ये कहता है कि अर्जुन किसी काम का नहीं है, तो अर्जुन का दिमाग इसे एक इंसान की व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव राय के रूप में प्रोसेस नहीं करता। तो वो इसे क्या मान लेता है? वो इसे एक वस्तुनिष्ठ सत्य यानी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मान लेता है। मतलब वो ये नहीं सोचता कि ये विषय मेरे लिए सही नहीं है, वो ये सोचता है कि मुझ में ही कोई कमी है। ठीक यही होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन पर आधारित है। ये एक फैक्ट्री मॉडल की तरह काम करती है जहां सभी को एक ही सांचे में ढाला जाता है। एक ही सांचा सबके लिए। हाँ, और अगर कोई उस सांचे में फिट नहीं बैठता तो सिस्टम ये कभी नहीं कहता कि शायद ये सांचा इस विशेष इंसान के लिए नहीं बना है। सिस्टम हमेशा यही कहता है कि इस इंसान में ही खोट है। बिल्कुल। प्रोफेसर की वो टिप्पणी केवल अर्जुन की अकादमिक कमजोरी पर नहीं थी, उसने अनजाने में अर्जुन के पूरे वजूद को खारिज कर दिया था और अर्जुन ने भी उस बायस के कारण इसे सच मान लिया। ये तो एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां छात्र अपनी पहचान को अपनी मार्कशीट से अलग ही नहीं कर पाता। एकदम सही। और ये मैं ही किसी काम का नहीं हूँ, ये विचार किसी को भी गहरे अवसाद में धकेल सकता है। हाँ, और जब कोई इंसान इस सबसे निचले स्तर पर होता है, पूरी तरह से अंधकार में होता है, तब उसे एक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई ऐसा जो उस पर विश्वास करे। बिल्कुल। और अर्जुन के लिए ये सहारा कोई बहुत बड़ा करियर काउंसलर नहीं था। स्रोत के अनुसार ये सहारा उसके पिता की एक पुरानी डायरी थी। ये हिस्सा कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। सच में, जब अर्जुन शहर आ रहा था तब पिता ने उसे वो डायरी देते हुए कहा था कि जब भी लगे कि सब खत्म हो गया तब इसे खोलना। ये एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली क्षण है। अक्सर सबसे गहरा मार्गदर्शन वहीं से आता है जहां से हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। हाँ, तो उस रात जब प्रोफेसर के तानों और क्लास की हंसी से अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपने हॉस्टल के कमरे में वो डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर उसके पिता का संदेश था, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत बार हार मानी, लेकिन हर बार जब मैंने हार नहीं मानी, उस एक बार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए है ना? हाँ, ये दिखाता है कि हार मानना एक घटना है, लेकिन हार ना मानना एक विकल्प है जो सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। और इसके आगे पिता ने जो लिखा था वो और भी गहरा था। उन्होंने लिखा था, मिट्टी का दीपक टूट जाता है लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। तू मेरी रोशनी है। यही वो रूपक है, मिट्टी का दीपक। हाँ, और इस एक रूपक ने अर्जुन के लिए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट का काम किया। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। जी बताइए, क्या खटक है? मतलब पिता की डायरी से ये प्रेरणा मिलना बहुत भावुक करने वाला है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए या अपनी असली क्षमता पहचानने के लिए इंसान का पहले पूरी तरह से टूटना जरूरी है? ये अच्छा सवाल है। और एक बात और, क्या मार्गदर्शन या जिसे हम मेंटरशिप कहते हैं, वो हमेशा आमने सामने बैठकर ही होना चाहिए? क्या एक दूर बैठे व्यक्ति का लिखा हुआ संदेश भी उतना ही काम कर सकता है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। देखिए, सफलता के लिए पूरी तरह से टूटना अनिवार्य नहीं है,
लेकिन जब हम टूटने की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि टूटता क्या है। अच्छा, तो क्या टूटता है? अर्जुन के मामले में वो इंसान नहीं टूटा, बल्कि उसके चारों ओर बुना गया वो पुराना ढांचा टूटा जो उसके लिए काम नहीं कर रहा था। मतलब वो इंजीनियरिंग वाला सांचा? बिल्कुल, वो सांचा। जब वो सांचा टूटता है तो वो एक तरह की नई आजादी लेकर आता है। पिता के उन शब्दों ने अर्जुन के अंदर से विफलता के उस डर को निकाल दिया जिसने उसे जकड़ रखा था। डर निकल गया। हाँ, उन्होंने उसे बताया कि टूटना अंत नहीं है। मिट्टी का दीपक भौतिक रूप से कमजोर होता है, वो टूट सकता है, लेकिन उसका जो मूल गुण है रोशनी देना, वो परिस्थितियों से स्वतंत्र है। क्या बात है। और उस असिंक्रोनस मेंटरशिप के बारे में क्या कहेंगी जो आमने सामने नहीं थी? डायरी के माध्यम से जो हुआ वो मेंटरशिप का एक बहुत ही शुद्ध रूप है। हम अक्सर कॉरपोरेट या एकेडमिक दुनिया में सोचते हैं कि मेंटर वो होता है जो हर कदम पर उंगली पकड़कर चले या आपको लेक्चर दे। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन यहाँ पिता ने अपना सबसे कमजोर और सबसे प्रामाणिक पक्ष, अपनी वल्नरेबिलिटी, अपने बेटे के सामने रखी। उन्होंने ये झूठा दावा नहीं किया कि मैं कभी नहीं हारा या मैं हमेशा मजबूत रहा। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भी हार मानी है। मनोविज्ञान में ये देखा गया है कि जब कोई अथॉरिटी फिगर या अपना व्यक्ति अपनी कमजोरी साझा करता है तो वो दूसरे इंसान को भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का एक सुरक्षित स्थान, एक सेफ स्पेस देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक सही समय पर पढ़ा गया ये प्रामाणिक संदेश किसी भी आमने सामने की काउंसलिंग से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ, क्योंकि इसने अर्जुन के इस विश्वास को तोड़ दिया कि विफलता का मतलब नालायक होना है। मतलब पिता ने अपनी कमजोरी साझा करके बेटे को ताकत दी। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है। लेकिन प्रेरणा तो कार के इंजन को स्टार्ट करने वाले स्पार्क प्लग की तरह है ना? हाँ, वो गति देती है। बिल्कुल, ये आपको गति तो दे सकती है, लेकिन असली सफर तो ईंधन से ही तय होता है। अगर इंसान सिर्फ प्रेरित होकर बिस्तर पर बैठा रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। एकदम सही बात है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और यहीं से अर्जुन की कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां वो अपनी प्रेरणा को व्यवहारिक कदमों में बदलता है। इसे हम प्रैक्टिकल पिवट कह सकते हैं। अर्जुन ने रोना छोड़ा और अपनी रोशनी को पहचानना शुरू किया। ये वो बिंदु है जहां आत्ममंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन कर्म में बदल जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव हुआ कैसे। हाँ, तो स्रोत बताता है कि अर्जुन ने नोटिस किया कि भले ही उसे इंजीनियरिंग के जटिल गणित या फॉर्मूले समझ में नहीं आते थे, लेकिन कुछ और था जो उसे पसंद था। हाँ, जब वो कुछ डिजाइन करता था, कोई स्केच बनाता था या चीजों को विजुअलाइज करता था, तो वो घंटों उसमें खो जाता था। अच्छा, तो ये उसकी रचनात्मक सोच थी। बिल्कुल, इंजीनियरिंग उसकी कमजोरी थी, लेकिन ये रचनात्मकता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसने इस ताकत पर दांव लगाने का फैसला किया। ये बहुत साहस का काम है ना? जो छात्र आज इस स्थिति में हैं, उनके लिए अर्जुन का ये कदम बहुत बड़ा सबक है। रात में जब पूरा हॉस्टल सोता था, तब अर्जुन इंटरनेट पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करता था। यहाँ शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो कैसे? देखिए, इंटरनेट से पहले अगर आप किसी पारंपरिक कॉलेज सिस्टम में फेल हो जाते थे तो आपके पास ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते लगभग बंद हो जाते थे। हाँ, तब तो कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अर्जुन ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने ज्ञान को कॉलेज की चारदीवारी से आजाद कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसने प्रोडक्ट डिजाइन, UI UX और विजुअल स्टोरी टेलिंग जैसी चीजें ऑनलाइन सीखी। यहाँ थोड़ा रुककर इन चीजों को समझते हैं। UI UX मतलब किसी वेबसाइट या ऐप का रंग रूप और उसे इस्तेमाल करने का अनुभव कैसा होगा। हाँ, ये यूजर एक्सपीरियंस है। ये केवल कोडिंग नहीं है, ये मनोविज्ञान है। ये समझना कि एक इंसान किसी तकनीक के साथ कैसे जुड़ता है। इसके लिए गणित से ज्यादा सहानुभूति, एम्पैथी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। और यही चीज अर्जुन के पास थी। बिल्कुल, अर्जुन के पास वो स्किल्स थी जो इंजीनियरिंग में काम नहीं आ रही थी, लेकिन डिजाइन की दुनिया में वो अनमोल थी। और यही वो अलाइनमेंट है जिसकी हम तलाश करते हैं। अर्जुन ने समझ लिया कि उसे एक अलग कैनवस की जरूरत है। और इसके लिए उसने जो कठोर परिश्रम किया ना, जिसे अक्सर द ग्राइंड कहा जाता है, वो अविश्वसनीय है। सिर्फ 6 महीने के भीतर उसने बिना किसी औपचारिक डिग्री का अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। 6 महीने में? क्या बात है। हाँ,
और फिर उसने स्थानीय स्टार्टअप्स को कोल्ड ईमेल करना शुरू किया। कोल्ड ईमेल यानी बिना किसी जान पहचान, बिना किसी पूर्व परिचय के सीधे कंपनियों को अपना काम भेजना और कहना कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिना किसी डिग्री या सिफारिश के ऐसा करना बहुत हिम्मत का काम है। और आप जानती हैं नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? उसे लगातार 16 कंपनियों से अस्वीकृति मिली, रिजेक्शन। 16 बार लोगों ने उसे मना किया। बाप रे, 16 बार रिजेक्शन झेलना आसान नहीं है। कोई भी आम इंसान शायद 5वीं या 6ठी बार में हार मान लेता। सही कहा, लेकिन अर्जुन लगा रहा और फिर 17वीं कंपनी ने उसे एक अनपेड इंटर्नशिप का मौका दिया, मतलब बिना पैसों का काम। उन 3 महीनों में अर्जुन ने ऐसे काम किया जैसे ये उसका आखिरी मौका हो। ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है जी, जब आपके पास कोई डिग्री नहीं होती तो क्या इस तरह का अंधाधुंध प्रयास करना एक बहुत बड़ा जोखिम है, या फिर खोने के लिए कुछ होने, मतलब नथिंग टू लूज की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है? ये इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है, मैं कहूंगी। देखिए, जब आपके पास एक प्रतिष्ठित डिग्री होती है ना, तो आप अनजाने में ही उस डिग्री के सुरक्षा कवच के पीछे छिप सकते हैं। हाँ, एक बैकअप प्लान रहता है दिमाग में। बिल्कुल, आपके पास एक बैकअप होता है। लेकिन जब आपके पास डिग्री नहीं होती तो आपके पास साबित करने के लिए केवल और केवल आपका काम होता है, आपका पोर्टफोलियो। हाँ, आपका पोर्टफोलियो ही आपकी एकमात्र पहचान बन जाता है। अर्जुन की स्थिति में वो खोने के लिए कुछ ना होने वाली मानसिकता बहुत ही मुक्तिदायक, बहुत लिबरेटिंग थी। लिबरेटिंग? कैसे? क्योंकि जब इंसान सबसे निचले स्तर पर होता है ना, तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। गिरने का डर खत्म हो जाता है? क्या बात है, बहुत सटीक बात कही आपने। 16 अस्वीकृतियां किसी भी सामान्य स्थिति में इंसान का आत्मविश्वास तोड़ सकती हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अर्जुन पहले ही टूट चुका था। हाँ, कॉलेज में। और उसने अपने पिता की डायरी के माध्यम से ये स्वीकार कर लिया था कि उसका दीपक टूट सकता है पर वो बुझेगा नहीं। इसलिए हर रिजेक्शन के साथ वो निराश नहीं हो रहा था, वो बस एक नया दरवाजा खटखटा रहा था। एक शानदार नजरिया। इसके अलावा डिजाइन और तकनीक जैसे आधुनिक क्षेत्रों की सच्चाई ये है कि वहाँ बाजार आपकी डिग्री से ज्यादा इस बात को महत्व देता है कि आप समस्या को कैसे सुलझाते हैं। बिल्कुल, आपकी स्किल्स बोलती हैं। अर्जुन की वो भूख, वो ललक जो उस अनपेड इंटर्नशिप में साफ दिखाई दी, वही उसकी सबसे बड़ी डिग्री बन गई। और उस ललक ने आखिरकार अपना असर भी दिखाया। उस अनपेड इंटर्नशिप में अर्जुन का काम इतना बेहतरीन था कि उसी कंपनी ने उसे फुल टाइम नौकरी दे दी। वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी उसकी। ये सफलता की एक ऐसी वापसी थी जो उसने अपनी शर्तों पर हासिल की थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब अर्जुन ने अपनी पहली सैलरी घर भेजी होगी। वो पल बहुत भावुक रहा होगा। एक वो लड़का जिसे क्लास में सबके सामने नालायक कहा गया था, जो अपराध बोध से दबा हुआ था, वो अब अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और कहानी यही नहीं रुकती। स्रोत बताता है कि 2 साल बाद अर्जुन ने अपनी खुद की 3 लोगों की एक डिजाइन एजेंसी शुरू कर ली, जहां वे असली क्लाइंट्स और असली प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे थे। ये विकास की गति को समझने का एक शानदार उदाहरण है, मैं तो यही कहूंगी। हाँ, बिल्कुल। जब आप उस चीज पर काम करते हैं जो आपके स्वाभाविक कौशल और आपके जुनून के साथ मेल खाती है, तो आपका विकास रैखिक या लीनियर नहीं होता, बल्कि वो घातांकीय, एक्सपोनेंशियल होता है, तेजी से बढ़ता है। हाँ, 2 साल में इंटर्न से अपनी एजेंसी के मालिक तक का सफर केवल तभी संभव है जब आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हों। और इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और गहरा क्षण तब आता है जब अर्जुन अपने गांव वापस लौटता है। ओह, वो वापसी वाला दृश्य। हाँ, स्रोत में इस दृश्य का बहुत ही ज्वलंत वर्णन है। जब अर्जुन घर पहुंचा तो पिताजी उसी पुरानी धोती और उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़े थे। समाहित है। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पिता का जो मूल सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, वो सपना तो टूट गया। हाँ, वो टूट गया। लेकिन उस सपने के पीछे का जो असली अंतिम लक्ष्य था कि बेटा एक बेहतर, सम्मानजनक और स्वतंत्र जिंदगी जिए, वो पूरी तरह से हासिल हुआ। बिल्कुल, लक्ष्य वही रहा, बस रास्ता बदल गया। तो इस कहानी के आधार पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन ने समाज के तय किए गए सफलता के ढांचे को तोड़कर अपना खुद का ढांचा कैसे बनाया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस कहानी का सार यही है कि सफलता कोई रेडीमेड सांचा नहीं है जिसमें सबको फिट होना ही पड़े। रेडीमेड सांचा नहीं है। देखिए, हमारा समाज एक बहुत ही सीधा और रटा रटाया रास्ता दिखाता है। अच्छे नंबर लाओ,
किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लो और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। एकदम टिपिकल रास्ता। जब अर्जुन इस रास्ते से भटका तो उसके प्रोफेसर और सहपाठियों के नजरिए से वो पूरी तरह से विफल हो गया था। हाँ, उनकी नजर में तो वो फेलियर था। लेकिन अर्जुन की यात्रा ये साबित करती है कि आत्म पहचान या सेल्फ बिलीफ किसी भी सामाजिक मान्यता से बड़ी होती है। उसने समाज के ढांचे को इसलिए तोड़ पाया क्योंकि उसने विफलता को एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप के रूप में देखने के बजाय एक दिशा परिवर्तन के रूप में देखा। रीडायरेक्शन। हाँ, रीडायरेक्शन। उसने ये समझ लिया कि एक रास्ते का बंद होना सारे रास्तों का बंद होना नहीं है। विफलता एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक दिशा परिवर्तन है। क्या बात है। अगर हम इन सभी स्रोत सामग्रियों से सबसे महत्वपूर्ण सीख को एक साथ पिरोएं तो वो यही है। बिल्कुल। दुनिया का नजरिया बहुत सीमित है। दुनिया आपको केवल ये बता सकती है कि आप कहाँ असफल हुए हैं, लेकिन आप कहाँ जल सकते हैं, कहाँ चमक सकते हैं और आपकी असली क्षमता क्या है, ये केवल और केवल आपको खोजना होता है। और अर्जुन की ये कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि एक टूटा हुआ दीपक भी उतनी ही उज्जवल रोशनी दे सकता है जितना कि एक नया दीपक। सही बात है। असल मूल्य उस मिट्टी के आवरण में नहीं बल्कि उस लौ में है जो भीतर जल रही है। असल मूल्य भीतर की उस लौ में है। तो आज हमने अर्जुन के उस संघर्ष को देखा जहां एक छात्र अकादमिक विफलता के बोझ तले दब जाता है। हमने देखा कि कैसे अथॉरिटी बायोस हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। हमने समझा कि कैसे एक सही समय पर मिला प्रामाणिक संदेश और बिना किसी डिग्री के इंटरनेट की मदद से किया गया द ग्राइंड इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये एक बहुत ही संपूर्ण यात्रा रही। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं श्रोताओं के लिए। जी। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर केवल एक ही पैमाने पर छात्रों को मापती है। तो जरा सोचिए, आज इसी वक्त देश के कितने ही कॉलेजों और स्कूलों में कितने ही अर्जुन अपनी अपनी क्लास में सिर झुकाए बैठे होंगे। बहुत सारे होंगे। दुर्भाग्य से ये मानकर बैठे होंगे कि वे किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अब तक अपना सही कैनवस नहीं मिला है। तो अब हमारे समाज, हमारे शिक्षकों और हमारे परिवारों के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि हम अपने आसपास के उन टूटे हुए दियों को कैसे पहचानने जा रहे हैं और क्या हम उन्हें बुझने से पहले वो दिशा दिखा पाएंगे जहां वे अपनी असली रोशनी बिखेर सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।